नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम किसान भाई अन्न, सब्जियां, फल उगाना तो जानते हैं, लेकिन अपनी उगाई हुई फसल का दाम वसूलना नहीं जानते। लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था ये कहती है कि अब हमें अपनी फसलों का पूरा दाम लेना भी आना चाहिए, हमें अपनी फसलों की मार्केटिंग करना भी आना चाहिए, और इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि किस समय हमें अपनी फसल बाजार में ले जानी है या फिर उगाई हुई फसल का क्या करना है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं पथमेड़ा गौशाला से भूपेंद्र छीपा जी। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, नमस्कार। दोस्तों, भूपेंद्र छीपा जी मास्टर ऑफ कॉमर्स किए हुए हैं। इन्होंने जैविक खेती में डिप्लोमा किया हुआ है, और हम जानते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा गौशाला। वहाँ की डेयरी का एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग संभालते हैं, जैविक खेती का भी एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग संभालते हैं। भूपेंद्र सर, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैविक खेती का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, ये पूरा शो भी इसके लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। राजस्थान जैसे एरिया में आपने जैविक खेती कर दिखाई है, सफलतापूर्वक उसके प्रयोग किए हैं। क्या कारण है कि जैविक खेती की ओर किसान भाई नहीं बढ़ पा रहे? मैं लगभग 10 सालों से किसानों के बीच में जाता हूं। प्रैक्टिकली हम लोग जैविक खेती करवा रहे हैं। तो अमित जी, देखने को आया है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है किसान की मार्केटिंग। किसान अपना उपज उगा तो लेता है, किसी कंपनी ने उसको कहा है कि तुम ये कर लो, ये उगा लीजिए, हम ले लेंगे, उस बेसिस पर वो उगा भी लेता है। हाँ जी। किंतु कंपनी की आगे मार्केटिंग पॉलिसी नहीं होने से किसान से वो नहीं खरीदती, तो वहाँ निराशा होती है जी। आज के समय में इतना सारा जैविक का प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण नजर आता है कि किसान एक तो स्वयं उसको कॉमर्स के व्यू से नहीं देखता है। जैसा कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, किसान आज के समय में जैविक जो खेती कर रहा है उसमें अपनी लागत को नहीं जोड़ता जी। आज भी उसके दिमाग में यही चलता है कि हमको जैविक के रूप में क्या इनपुट्स अवेलेबल हो सकते हैं, वो हम उसको क्या डाल सकते हैं, इजी टू अप्रोच हो, वो डालने की कोशिश करता है। जबकि जैसा कि आपने लिखा है शाश्वत खेती, तो शाश्वत खेती में तो यही हो कि वो अपने इनपुट्स जो हैं सारे घर पे बनाए, सारा कुछ घर पे बनाकर उसको उपयोग करे, तो उसकी लागत कम आएगी। और अगर जब लागत कम आएगी तो उसकी किसी भी बिजनेस का प्लान है कि जिस बिजनेस में लागत कम होगी तो उसकी जो मार्केटिंग की जाए या उसका जब उसको हम निकालेंगे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, उसकी कॉस्टिंग कम हो गई, और कॉस्टिंग कम होने के बाद हम उसको बेचें तो हम उसको अच्छा मूल्य लिया जा सकता है, या बाजार मूल्य पे भी बेचा जाए तब भी प्रॉफिट निकल के आता है जी। अभी किसान के दिमाग में केवल ये आता है कि हमको खेती करनी है। किसान ने खेती को व्यवसाय कभी नहीं माना। जी जी जी। पहली चीज तो ये जी। वो केवल खेती किए जा रहा है, क्यों कर रहा है ये नहीं पता। वह एक तो अनियोजित ढंग से खेती कर रहा है, सबसे पहला तो आज यही कारण नजर आता है। शायद अर्थव्यवस्था का बदलाव जो है उसकी मानसिकता में अभी भी नहीं आया, क्योंकि पहले तो किसान अन्नदाता थे, फसल उगाते थे और अनाज के बदले, फल सब्जियों के बदले में कुछ और उन्हें मिल जाता था। लेकिन अब सारी धुरी जो है वो पैसे के ऊपर घूम रही है। तो आज के समय में हम जैसे भारत का ही उदाहरण ले में, तो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि चाहे आप जैविक खेती लीजिए, अभी इनऑर्गेनिक जो कर रहे हैं, अजैविक जो कर रहे हैं जी, तो कहीं आप देखेंगे हमारे इधर टमाटर 25 रुपए 30 रुपए किलो मिलेगा और दूसरी ओर 2 रुपए किलो मिलेगा। हाँ जी। और बहुत सारी जगह उसको फेंकना पड़ रहा है। हाँ जी। हमारे इधर जीरा 90 रुपए किलो होगा, दूसरी जगह जीरा जो होगा वो 250-300 रुपए किलो होगा जी। तो सबसे बड़ा जो कारण है, किसान अनियोजित ढंग से अपनी खेती कर रहा है जी। कि उसे लगता है कि मुझे 10 बीघा जमीन है, तो सारे में वो क्या करता है, सारी में ही वो सरसों लगा लेगा, सारे में ही गेहूं लगा लेगा। तो आज के समय में क्या है, इस प्रकार करने से उसको एक जैसा मूल्य बाजार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जी जी जी। जबकि अगर वह चाहे तो उस 10 बीघा जो उसके पास जितनी भी जमीन है, 10 बीघा हो 20 बीघा जितनी भी लैंड है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जैसे सब्जियों की खेती है,
फलों की खेती है, इस प्रकार जब प्रारंभ करे जी तो उसकी क्या होगा, उसको हर समय पैसा मिलता रहेगा जी 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 और इसमें वह और इजी रहेगा। तो उसके पास क्या होगा कि एक सबसे बड़ा कारण होगा, उसके पास विभिन्न वैरायटी होगी। जी या तो एक ही वैरायटी है तो पूरा, जैसे वो क्षेत्र है, एक ही क्षेत्र ने एक ही तरह का अन्न उपजाया है, एक ही तरह का खाद्यान्न निकाला है, तो एक बहुत लार्ज स्केल में होता है। जी और जब उसका व्यापार करने जाते हैं तो उस व्यापार करने में व्यापारियों को भी दिक्कत आती है कि जब लोटोप में माल आ गया तो उसका भाव डाउन हो गया, और जब कम उत्पादन हुआ तो भाव ज्यादा हो गया। बजाय उसके वह मार्केटिंग पॉलिसी के अंतर्गत ये लावे कि कम से कम ये करे कि अपने आप को नियोजित करे कि हमें इतने बीघा में सब्जी लेनी है, इतने बीघा में पशुपालन करना है, इतने बीघा में हमको खाद्यान्न लेना है, खाद्यान्न से हमको जो उसका वेस्ट मिलेगा वो पशुओं को मिल जाएगा। तो इस प्रकार पशुपालन और जो खेती है एक दूसरे के हम कहते हैं पूरक हैं। जी जी तो आज के समय में आप देख रहे हैं कि किसान, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, मैं देश के विभिन्न राज्यों में घूमता हूँ, हाँ जी वहाँ बहुत सारे लोगों के पास जमीन तो बहुत बड़ी है हाँ जी और पशु बिल्कुल नहीं है। जी 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 और हमारे राजस्थान के ऐसे एरिया जहाँ जमीन नहीं है मगर पशुओं की संख्या खूब है। बिल्कुल। तो यह जो इनबैलेंस है, जिसके कारण खेती भी नष्ट हो रही है और पशुओं की संख्या भी दिन प्रतिदिन, विशेषकर गायों की जो संख्या घट रही है। जी तो इम्बैलेंस को हम अगर दूर करते हैं तो हमारी खेती भी उपजाऊ होती है, जैविक खेती भी बनती जाती है और धीरे धीरे वो सस्टेन यानी आगे चलकर एक बढ़त रूप में आती है। तो कुल मिलाकर के जैविक खेती की ओर अग्रसर इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यावसायिकता किसान भाई के दिमाग में नहीं है। और जिस तरह से आप समझा रहे हैं कि भाई 10 बीघा जमीन है और उसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग खेती करनी चाहिए, तो इस नियोजन के लिए भी पहले तो वो मार्केटिंग दिमाग में लानी पड़ेगी उसको। तो क्या भूपेंद्र जी इस तरह की व्यावसायिक प्रशिक्षण के इंतजाम हमारे देश में हैं जहां पर किसान भाई जाकर के समझ सकते हैं कि भाई खेत प्लानिंग करने से पहले, खेती करने से पहले मैं मार्केटिंग पॉलिसी देख लूं, आगे के अवसर देख लूं कि मैं जो उगाने जा रहा हूं ये किस दाम पर बिकेगा या क्या उगाऊं मैं ऐसा जो सही दामों पर बिके। तो इस तरह के प्रशिक्षण का कई इंतजाम आते हैं। अभी जो जैविक खेती जो सरकार द्वारा भी जो प्रायोजित की जा रही है, जिसको बढ़ावा मिल रहा है, उसमें सबसे बड़ा चीज यही बताई जा रही सरकार की तरफ से, एनजीओज की तरफ से, विशेष रूप से ये कि आप लोग जैविक खेती करिए। मगर अभी तक जो हमारा फार्मूला ये चल रहा है कि हम सब लोग जो किसान को बता रहे हैं, अब तक इस प्रयोग की तरफ लोग कम गए हैं जी। अब तक जो कंपनियां हैं या विभिन्न एनजीओज हैं, वो लोग भी जो कर रहे हैं वो किसान को मोटिवेट तो कर रहे हैं कि आप लोग इसमें जाइए, जैविक खेती में जाइए, इससे आपको लाभ होगा, इससे आपको फायदा होगा। मगर अभी तक वो लोग भी ये नहीं समझा पाए कि हमको किस रूप में करना है या अवसर किस रूप में आएगा, यह अभी तक उनको कोई किसान को बताने वाला नहीं मिल रहा है। पर भूपेंद्र जी ये बात तो तय है कि जैविक खेती से उगाई हुई फल सब्जियां बिकती तो अच्छे दामों पर हैं इन कंपैरिजन टू जो हम केमिकल की खेती करते हैं। आज के समय में जो शहरों के नजदीक हैं जो किसान, विशेष रूप से, हाँ जी, तो जहां सरकारों ने मदद किया, एनजीओ जो शहरों के पास हैं, वहां वो लोग फल सब्जी उगवा कर अच्छे दाम भी कमा रहे हैं। भारत में विभिन्न प्रांतों में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जी जो अच्छे दाम कमा रहे हैं, बहुत अच्छे एनजीओ से या बहुत अच्छी कंपनियों से जुड़कर अच्छे दाम कमा रहे हैं। और स्वयं का भी ऐसे भी भारत में किसान हैं जिन्होंने अपना स्वयं का एक प्रकार से बिजनेस बना लिया है। शहर के नजदीक होने से थोड़ी सी जमीन में खेती करते हैं, अपने नाम से एक ब्रांड बनाकर भी देश के विभिन्न हिस्सों में, यानी अपने से निकट लगते हुए जी। अभी जैसे इंदौर का या एमपी का उदाहरण लीजिए, वहां के जो इंदौर के आसपास के जो किसान हैं जी, छोटे छोटे जो किसान हैं जी, वो लोग अपनी सब्जियां वहां के जो नियमित हाट लगता है, जो हमारी शुरू से परंपराएं, भारत की परंपराएं रही थी, उन परंपराओं में एक हाट बाजार हुआ करता था। हाँ जी। और ये परंपराएं भी एमपी में चलती हैं जी। तो उन हाट बाजारों में वो अपनी सब्जियां ले जाकर बेचता है। और चूंकि हमारा जो समाज है वो नियमित टच में होता है कि ये जो किसान है ये नियमित जो सब्जी लाता है, इसकी सब्जियों का जो स्वाद है वह अन्य सब्जियों से अलग है, तो किसान से सीधा का सीधा उस जगह पे लिंकअप हो रहा है। जी, जी, जी। और उसका जो सब्जी है वहाँ, उसकी सब्जी वहाँ पे बिक रही है। यानी कुछ किसान भाइयों हाँ, कुछ किसान भाइयों को, और इससे धीरे धीरे मोटिवेशन मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है दूसरे अन्य किसानों को। कहीं फलों में जो जैसा है कि फलों में भी अभी बहुत सारे किसान हैं, अभी जैसे सूरत के आसपास
कुछ किसान हैं, तो उन लोगों ने अपने बगीचों में ही अपने आम बेच रहे हैं जी। तो सूरत के आसपास के लोग जिनको पता चला है, बड़े व्यापारी, तो आम के लिए स्पेशल चला के वहां जा रहे हैं। क्या बात। तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कुछ किसान भाइयों ने पहल की है, तो आप तो जैविक खेती का भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग देखते हैं पथमेड़ा गौशाला की, वहाँ के आधार पर हमारे किसान भाइयों को समझाइए ना कि किस तरह से वो मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि किसान प्लानिंग नहीं करता, हाँ जी। तो हम लोगों ने पहले प्लानिंग की हमारी कंपनी की जी। तो हम किस रूप में बेच पाएंगे। हमारा बहुत बड़ा गौशाला के रूप में तो नाम है, मगर हम कोई व्यापारिक फर्म नहीं है जी तो हमारा कोई मार्केटिंग या ऐसा कोई डिवीजन बहुत बड़ा नहीं है। जी 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 हमने छोटे स्तर पर किसानों को संगठित किया। जी अभी हमारे पास हाल फिलहाल में 200 किसान हैं, जी जिनसे हमने पहले वर्ष में हमने उनको प्रायोगिक तौर पे हमने अपना गोबर अवेलेबल कराया उनको लार्ज स्केल पे, क्योंकि आज दिन तक जो बात की गई है जैविक खेती के नाम पर भी, और सबसे बड़ा हमारे जो यहाँ पर जो कृषि वैज्ञानिकों ने, कि सबसे बड़ा जमीन का टेस्ट नहीं होता, तो वह नहीं होने से हमें ये नहीं पता चलता कि जमीन में किस सूक्ष्म तत्व की या मूल तत्व की कमी है। जी, आज जी। दिन तक वैज्ञानिकों ने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनके अलावा तीसरी चीज किसान के दिमाग में घुसे ही नहीं। अभी जैविक खेती आने के बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलने लगे हैं, हाँ जी किंतु जो जमीन का मूल तत्व है, जी। जो हम सबका जो मूल तत्व है वो है कार्बन। जी। आज दिन तक कार्बन को किसी ने ये ले जाके नहीं कहा कि हमको कार्बन की ज्यादा जरूरत है, ओके क्योंकि प्रकृति की जो सबसे लंबी चेन जिसे ऑर्गेनिक की कहेंगे, जी उस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में कार्बन की चेन होती है। जी जी तो उसके अंतर्गत हमें कार्बन की विशेष जरूरत है। जी तो हम लोग उनको बताते हैं कि आप लोगों के कार्बन की बहुत कमी है, तो इसके लिए हम उनको गोबर की खाद प्रति किसान को सब्सिडी रेट में दे रहे हैं, ओके और उन किसानों को बता रहे हैं कि इस प्रकार आप जैविक खेती करिए और उसको एक छोटे छोटे रूप में करिए। जी जी तो ये एक प्रयोग हो रहा है इस समय। जी। तो हम उनसे सब्जियों की खेती, पशुपालन से वो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका गायों का दूध हम हमारी डेयरी के मार्फत खरीद लेते हैं जी और जो मार्केट में जो भाव चलता है उससे हम 20 रुपया किलो फीट ज्यादा देते हैं। जी 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 और दूसरी चीज है, उनको उन्हीं के गोबर से बनाई हुई खाद, विभिन्न प्रकार की खादें बनाने का प्रशिक्षण उन्हीं के खेतों पे, उन्हीं के फील्ड में दिया जाता है, बहुत और उनसे उन्हीं के उत्पाद वापिस हमारी जो फर्म है वो उनसे गौशाला उनकी खरीद लेती है जी। और उसको बाजार में हमारे ही जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको जो दे रहे हैं वो 30% अबव देते हैं जी और हम उनको अपने जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं गौशाला से, उनको हम विपणन कर देते हैं। जी 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 तो अभी हमने किसानों को एक विपणन की पद्धति बताई है हाँ कि जी। जैसे अभी सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसी स्थान पर जो विपणन की समस्या किसान को ये आती है कि उसने अनार लगा लिया है, अमरूद लगा लिया है, एक ने अमरूद लगाया तब तक तो उसका अमरूद वहीं के लोकल मार्केट में अच्छा खप गया जी। या अनार खप गया, उसके देखा देखी में 50-100 किसान एक साथ और लगा लेते हैं, हाँ जी क्योंकि लोकल मार्केट इतना बड़ा नहीं होता है कि वो वहीं का वहीं वो खप जाए। जी अब इसके लिए उसको जब बाहर निकलना पड़ता, तो उन्होंने उससे पहले कभी सोचा नहीं हमको इसको बेचने भी जाना पड़ेगा, जी क्योंकि किसान ही ऐसा है। बाकी हर चीज है व्यापार में, आप देखिए सारा योजनाबद्ध होता है, और किसान ही ऐसा होता है जो अनियोजित होता है। जी उसके बारिश होगी तो वो फसल के लिए सोचेगा, उससे पहले कभी नहीं सोचता, क्योंकि बारिश नहीं तो कुछ भी नहीं लगाएगा। तो उसका जो नियोजन है वो सारा उसी के ऊपर है, ईश्वर के ऊपर एक प्रकार से माना जाए। मगर जब उसने कोई खेती प्रारंभ की है तो उसका उसी समय नियोजित कर लेवे। जैसे वो अनार का बगीचा लगाया, 50 लोगों ने लगाया, वो सभी लोग संगठित हो जाएं जी और वो अपनी एक प्रकार से संस्था बना लेवे, और सभी अपने को बाजार में आज सरकार प्रशिक्षण देती है कि आप इस बगीचे लगाने के बाद इसको किस प्रकार विपणन करें। तो अगर वो उनको ग्रेडिंग करें और उस समूह का नाम बना लेवे, और समूह का नाम बनाने के बाद निकटतम नहीं तो दूरस्थ भी अगर वो अपने एक ब्रांड बनाकर अगर उस अनार को ले जाएंगे या फल को ले जाएंगे जहां कहीं भी, तो उनको अच्छा दाम मिलेगा। और अगर लोकल मार्केट में बेचेंगे तो उसका जो दाम है 10% आएगा, और बाजार में जाने के बाद अगर वो अच्छी बड़ी मंडी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएगा और ऑर्गेनिक का उसके पास अगर सर्टिफिकेट है तो उसको बहुत अच्छे दाम मिलने वाले हैं। जी तो किसान को सबसे पहले विपणन के लिए सोचना है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। पहली चीज, अगर वो इसके अंदाजा नहीं लगाए तो सरकार से पूछें, सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम भी बना रखे हैं, एनजीओ के मार्फत पूछें तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, स्वयं संगठित हो, अपने समूह में आवे, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। उसी प्रकार
सभी लोग किसान अगर संगठित होकर अपना, जैसे गेहूं बनाया उन्होंने, बाजरा बनाया, मक्का बनाया, जो भी बनाए, जो भी उगाए, उसको एक व्यवस्थित नाम देकर अगर बाजार में बेचते हैं तो उसका उनको अधिक मूल्य मिलेगा। बजाय अकेले अकेले ले जाएंगे तो मंडी में उनको व्यापारी, दूसरी जगह अन्य व्यापारी उनको ठगेंगे जी। और अगर उसको वही ग्रेडिंग करके, सफाई करके बाजार में बेचेगा तो उसका ज्यादा मूल्य उसको बाजार में मिल सकता है। जी जी जी। उसी प्रकार अगर सब्जियों की खेती में जहां तक बात की जाए तो सब्जियों में माना जाता है कि डेली पैसा मिलता है, तो सब्जियों में भी वो उसी प्रकार कर सकता है कि सब्जियों को आज के समय में जो हमारे महानगर बन रहे हैं, महानगरों में इतनी व्यस्तताएं आ रही है कि वहां की गृहिणियों को सब्जी काटने तक की फुर्सत नहीं है। हाँ जी। तो अगर वो संगठित होकर अपनी कटी हुई सब्जियां पूरी ना बेच के कटी हुई सब्जियां भी बेचेंगे तो उनको उसका ज्यादा दाम मिलेगा। जी जी। तो किसान को नवाचार जो हो रहे हैं उन नवाचारों को अपना कर इस प्रकार वो करें तो निश्चित रूप से वो आगे ज्यादा जा सकते हैं। जी जी जी। हमारी कंपनी उनको यही ट्रेनिंग देती है कि आप किस प्रकार नए समाज में क्या घट रहा है, बड़े शहरों में क्या घट रहा है, बड़े शहरों में आज इतनी व्यस्तताएं हैं, तो उनको देखकर आप ऐसी चीज बनाइए या इन उत्पादों को ऐसी प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग करिए जिसको आपको सीधा का सीधा पैसा मिल जाए। जी। किसान बाजार में अगर वो अपनी सारे मिल के सोर्टिंग नहीं करवा सकते हैं तो सारे अपनी गृहिणियों के मार्फत उनको साफ करवा कर ही गेहूं बेचे, बजाय उसमें कंकड़ पत्थर डालेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं मिलती, उसको साफ कर ऐसे गेहूं बेचे तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जी 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 जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे भूपेंद्र सर। आपने फल, सब्जियां, अनाज तीनों का उदाहरण लेकर के बड़े विस्तृत रूप में किसान भाइयों के लिए बहुत अहम जानकारी दी है और आप अपना कीमती समय चुरा करके आए हैं हमारे बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दोस्तों, विपणन या मार्केटिंग के बारे में भूपेंद्र जी ने आज हमें जो कुछ भी बताया है, इससे हमें बहुत सारे सबक सीखने को मिले हैं। जैसे हमें एकता में रहना है, संगठन में आना है और समाज में जो परिवर्तन चल रहे हैं उन परिवर्तनों पर नजर रखनी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक हम केवल अन्न उगाते आ रहे हैं, थोड़ी सी व्यवसायिकता भी हमें अपनी मन बुद्धि में लानी होगी, तब कहीं जाकर के आज की अर्थव्यवस्था के मुताबिक हम अपनी उगाई हुई फसल का सही दाम ले पाएंगे। पिछले 32 साल से मैं इस ईश्वरीय परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और 84 में हम खेती करना चालू किया और तब से हम थोड़ा उसी टाइम पर हम रासायनिक खेती करते थे और जब 93 साल में हमने एक जैविक खेती की किताब पढ़ी तो हमको उस किताब से बहुत प्रेरणा मिली कि जिससे हम रात भर रोते रहे और हमने ये दृढ़ निश्चय किया कि अभी हम किसी को जहर युक्त अन्न नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर हम रासायनिक खेती करते थे जिसके परिणाम अभी सारी दुनिया देख रही है। और फिर तब से हमने वो जैविक खेती के ऊपर अभ्यास करना चालू किया। पिछले 22 साल से हम इसके ऊपर अभ्यास कर रहे हैं और अभी इधर भी हमने शांतिवन में भी कुछ प्रयोग किए थे, यहाँ भी खरबूजा बोया था तो योग के भी प्रयोग उसके ऊपर किए थे कि जिसकी टेस्ट तो सभी शांतिवन वाले, मधुबन वालों ने ली है। यौगिक खेती से सब्जियों की भी फसल ली थी तो जब हम वो सब्जियां बाज़ार में लेके जाते थे तो उसकी ऊपर वाला जो टेस्ट देख के लोग बहुत खुश हो जाते थे और फिर उसको खरीदते थे। तो फिर बाद में वो आकर के हमको बताते थे भाई दूसरे किसानों की जो सब्जी है उसमें तो इतना स्वाद नहीं है, लेकिन आप जो यौगिक जैविक खेती से जो सब्जी निकालते हैं तो उसमें बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। ये जो आप लोग गन्ना देख रहे हैं ये एक नई किस्म का गन्ना है। ये अभी पिछले साल ही इसका लॉन्चिंग हुआ है। एक पूना में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट कहते हैं, वहाँ से हम ब्रह्मा कुमार होने के नाते इसका 1 एकड़ का बीज हमको मिला। तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें चीनी का परसेंटेज 1.5 गुना है और इसका वजन भी 1.5 गुना है और ये बांस जैसी सीधा ऊपर जाती है, ये गिरती नहीं है फसल। इसकी जो हरी पत्ती होती है उसमें कांटा नहीं होता है जिससे ये जानवर
मकाई का चारा जैसे ही इसको खाते हैं, ये भी इसकी एक खासियत है। और दूसरा इसमें इस गन्ने का जब आयु ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि 16 मास 17 मास, तो इसके अंदर की जो चीनी होती है उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, माना उसकी चीनी कम नहीं होती है। ना द्वेष रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम की इस कड़ी में हमने जाना विपणन यानी कि मार्केटिंग क्या होता है, और इसे अब हमें अमल में भी लाना होगा, जिसके लिए कई तरह के प्रशिक्षण सरकार द्वारा या एनजीओ द्वारा हमें मिल सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।